हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइट वे एजुकेशन पर। अभी हम कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के पेपर। इस सीरीज में आज हम ले रहे हैं 1 फरवरी 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, जिसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो स्क्रीन पर आपके सामने है पहला क्वेश्चन। प्रश्न में दिया है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। और चूंकि ऐसे ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी समीकरणों को अगर हम हल करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें हर पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे लास्ट में हमको दिखाया गया है कि क्यू एम का मामा है, तो क्यू के बारे में बताया गया है कि वो मेल है। मामा है मतलब क्या हो गया, वो मेल है, फीमेल नहीं है। ऐसे सवालों में हम मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण देखते हैं, इसमें पता लगाते हैं कि क्यू जो है मेल है या फिर फीमेल है। अगर मेल है तो हम पूरी समीकरण हल करेंगे और अगर फीमेल है तो हम पूरी समीकरण नहीं हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया है ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसी प्रकार पी जो है पिता है किसका, क्यू का। जी हाँ, पी जो है पिता है किसका, क्यू का। तो पी के बारे में तो कंफर्म है क्योंकि पिता है, तो ये तो इनका जेंडर तो प्लस से मतलब कि मेल हो जाएगा, लेकिन क्यू का यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये पहली वाली समीकरण आपकी हो जाएगी रोंग। ठीक है फ्रेंड्स, अगले अगली वाली समीकरण पर चलते हैं। P इक्वल टू क्यू प्लस आर माइनस एस इंटू एम। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्या Q मेल है। तो पहला पहला जो दिया है बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये यही होगा। P जो है पिता है किसके हैं, Q के। अब बढ़ते हैं हम आगे, Q प्लस आर, Q प्लस आर पढ़ते हैं। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो ठीक इसी प्रकार से Q जो है भाई है किसका। जी हाँ दोस्तों, Q जो है भाई है किसका है, R का। भाई है मतलब कि ये क्या हो गए, मेल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पिता लिखना भूल गए थे, पिता लिख देते हैं ताकि आगे ध्यान रहेगा। और यहाँ पर R के बारे में और कुछ नहीं बताया गया है। तो R माइनस एस से देखते हैं, तो A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो R जो है माँ है। अब पता नहीं R जो है माँ है, तो बताना है कि माँ जो है किसकी है, तो दोस्तों एस की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एस इंटू एम का अर्थ, तो यहाँ से निकलेगा एस इंटू एम का अर्थ। ए इंटू बी का अर्थ दिया है ए बी की बहन है, मतलब कि एस जो है यहाँ पर बहन है किसकी है, एम की। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में हमको देखना है कि क्या क्यू एम का मामा है। तो जी हाँ, हमारी माँ के भाई हमारे क्या होते हैं, मामा। जी हाँ, तो यहाँ पर एस और एम, एम का तो पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसके जो मामा है वो कौन है फ्रेंड्स, क्यू है। तो आपका जो अगला बी वाला ऑप्शन है ये हो जाता है सही। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बंदूक, चाकू और अग्नि अस्त्रों के बीच सबसे अच्छा संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा चाकू एक धारदार हथियार है, लेकिन बंदूक बंदूक और जो अग्नि यंत्र होते हैं, ये जो मतलब इनको जो है फायर करना पड़ता है, तो ये दोनों जो हो जाते हैं एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चाकू जो है अलग होता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्नों में दिए गए समान संबंध से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा मुद्रा शास्त्री और साथ में दिया है सिक्के, इसके ही जैसा कौन सा है। तो दोस्तों बात करते हैं मुद्रा शास्त्री जो कि सिक्कों का संग्रह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर डाक टिकट सूची जारी करने वाला होता है, ये किसका संग्रह रखता है, टिकट का। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न भी हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। प्रश्न में दिया है
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। जी हाँ, और साथ में हमको यहाँ पे इसका अर्थ बताना है कि इसमें से जो है इसका अर्थ क्या है। तो बात करें सबसे पहले सी प्लस डी की, तो प्लस वाले की बात करें तो ए बी का पुत्र है। ठीक इसी प्रकार से सी जो है डी का पुत्र है, हम बना लेते हैं। पुत्र जो होता है उसको हम नीचे वाली जनरेशन में बनाते हैं, तो ये हो जाएगा सी जो है क्या है, पुत्र है किसका है, डी का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सी का तो कंफर्म हो गया कि पुत्र है, तो इस पर हम चिन्ह लगा सकते हैं। डी का भी कंफर्म नहीं है, तो अगला है डी भागित जी। तो इसका अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, ए भागित बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। ठीक इसी प्रकार से डी जो है भाई है, तो किसका है देखते हैं, जी का। अब जी के बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि इसका जेंडर क्या है, लेकिन इनका कंफर्म है। अब मिलाते हैं, जी सी की अंट है। कैसे बता सकते हैं कि ये इसकी आंटी है, जब इसका जेंडर ही हमको नहीं पता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सी जी की भतीजी है। सी भतीजी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो मेल है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अगला ऑप्शन है डी जी का भाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डी भाई है किसका, जी का, ये ऑप्शन सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है, जिसमें से एक श्रृंखला खाली है। आपको तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला का उपयोग किया जाएगा। एक श्रृंखला दी गई है हमको दोस्तों, और इससे हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात, ऐसे सवालों में हमें ऑप्शन पर नजर रखनी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी ऑप्शंस में क्यू टी और क्यू टी, सभी में क्या है, क्यू टी। तो ये जो है अगर हम अक्षरों से लेकर चलेंगे तो कभी हल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं संख्याओं से। तो आप देखते हैं 7 और 11 मतलब कि प्लस का 4 होता है, और 11 से 15 मतलब कि प्लस का 4 होता है, और 15 से 19 मतलब कि प्लस का 4। तो अब बताइए कि 19 में हम क्या जोड़ें, कि हम 19 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23। तो 23 वाला जो ऑप्शन होगा वो वाला हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला सही। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखलाओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है, जिसमें से एक श्रृंखला खाली है। आपको यह तय करना है मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला का उपयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये श्रृंखला दी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डी एफ सी जी बी इस टाइप से कुछ बना हुआ है। तो इसमें जो बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है, देखिए डी से सी की तरफ और सी से बी की तरफ एक अनुक्रम ऐसा बन रहा है, और एक अनुक्रम बन रहा है एफ से जी की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि ये वाला हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कहीं आगे आएगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी वाली सीरीज से। ओके फ्रेंड्स, तो पहला वाला ऑप्शन है, हम पहला वाला जो अक्षर है एफ से जी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एक अक्षर से बढ़ रहा है, तो अगला ऑप्शन जो अगला जो अक्षर आएगा वो आएगा एच। ठीक है, 22 से हम चलेंगे 23 की तरफ, तो अगला आएगा 24। मिलाते हैं क्या, 24 वाला एक ही ऑप्शन है, तो जी हाँ, सी वाला एक ही ऑप्शन जो है हमारा 24 वाला है। तो हमें आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही हमारा सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे। नीचे दी गई कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बिल्कुल ये फ्री के नंबर मिलते हैं, समझ लीजिए आप यहाँ पर कौन सी आकृति जो है इसको पूरा करेगी। तो हमें देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको पूरा करना है। तो ये जो है गोला कहीं इस प्रकार से फिलअप होगा, उसके बाद में ये लाइन पूरी ऐसे बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी, और ये ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा हमारे पास, और यहाँ पर जो है एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो है हमारे पास पहला ही ऑप्शन है, और यही पहला ऑप्शन हमारा सही है।
आप सभी ऑप्शन मिला सकते हैं। बी में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर सी में एक्स्ट्रा है और डी वाला तो पूरा ही खाली है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ओके फ्रेंड्स, अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करके सादृश्य को पूर्ण करें। तो हमें आकृति दी गई है, पहले तो बताया गया है, ये जो है प्रश्न आकृति, प्रश्न में बताया गया है कि ऐसा एक आकृति ऐसा फॉलो कर रही है, तो दूसरी आकृति जो है ये किस प्रकार से फॉलो करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों ये आकृति जो है बिल्कुल इसकी उल्टी आकृति है। तो अगली जो आकृति बनेगी हमारी, इसमें जो ये त्रिभुज का निशान है कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। मिलाते हैं क्या उल्टा बन रहा है। तो ए वाले में तो त्रिभुज है ही नहीं, तो ये होगा नहीं। बी वाले में भी नहीं है, सी वाले में है लेकिन सीधा है। हमें चाहिए कौन सा, उल्टा। तो ये देखिए आप, डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ऑप्शन है हमारे पास, पहला, इन्हीं में से निकालना है कि कौन सा जो है अलग है। पहला ऑप्शन है 160 और 180, अगला है 71 81, अगला है 208 234 और अगला है 256 288। तो दोस्तों इसमें जो है पहला ए वाला भी सम है, ये वाला सी वाला भी सम है और डी वाला भी क्या है, सम है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम बी वाले की, ये जो है ये क्या है, विषम है। ओके, तो यही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 15 है, एक आरेख की पहचान करें जो दिए दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, अभिभावक, पायलट और गरीब लोग, कि यह जो है इस प्रकार का संबंध रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अच्छा क्या होगा बताइए, क्या गरीब, पायलट और अभिभावक इसमें आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि ये पता नहीं है कि ये इसके अंदर है या नहीं। ठीक है, बात करते हैं बी में भी नहीं आएंगे। क्या ये इस प्रकार से कोई दो अलग अलग, एक ही चीज के दो प्रकार थोड़ी हैं जो इसमें आएंगे। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो इसमें भी नहीं आएंगे, ये हो जाएंगे, डी वाले ऑप्शन पर जाएगा हमारा सही आंसर, कि अभिभावक जो है वो गरीब भी हो सकता है और वो पायलट भी हो सकता है। बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आयत निकालना है। जो आपके सामने शो हो रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल जो शो हो रहे हैं ये तो वर्ग हैं। आयत हमें पता लगाना है, तो हम गिनते हैं, देंगे कितने होते हैं। पहला आयत आप देखिए ये वाला बन रहा है, पहला तो ये बना। अगले की बात करें तो यहीं से सेकंड ये वाला बना, ये पूरा। इससे अगले की बात करें तो थर्ड वाला जो बना बिल्कुल ये वाला बना। ओके, इससे अगले की बात करें अगर, तो ये वाला ले लेते हैं, ये बन गया चौथा अपना। और इससे अगले की बात करें तो यहीं से काउंट करते हैं, ये हो गया पांचवा अपना। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो अगला वाला जो बनेगा ये बनेगा हमारा ये वाला, ये हो गया अपना छठा। और एक बचा हुआ है इधर से, तो ये हो गया हमारा सातवां। इस प्रकार से टोटल कितने बने दोस्तों, 7 बने। ओके, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 7। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो विषम कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 24 और 7, अगला है 36 और 11, अगला है 50 और 15 और अगला है 54 और 17। तो बात करते हैं दोस्तों, पहली वाली संख्या भी सह अभाज्य संख्या है, दूसरी वाली भी सह अभाज्य संख्या है और चौथी वाली भी सह अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 15 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है किससे कट रही है, 5 से कट जाती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, विषम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी वाला। जी हाँ दोस्तों, सी वाला इसका सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
अगले प्रश्न में थोड़े अंक छोटे थे तो हमने पहले ही उनको टाइप करके रखा है ताकि आपको आसानी से दिख सके। प्रश्न है हमारे सामने, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए कि इनमें से विषम कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। एक से हम चलते हैं अगर 0.75 की तरफ, तो माइनस होता है कितना 0.25। ओके, और अगर हम चलते हैं 0.75 से 0.5 की तरफ, तो यहाँ पर भी माइनस होता है 0.25। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो एक से अगर हम चलते हैं सीधे 1.25 की तरफ, तो यहाँ पर प्लस होता है 0.25। ओके, देखते हैं हम अगला वाला ऑप्शन क्या ऐसा ही है। तो देखते हैं कि 4 से अगर हम 3 पर चलते हैं तो माइनस का 1 होता है, 3 से 2 पर चलते हैं तो भी माइनस का 1 होता है। लेकिन अगर 4 से हम सीधे अगर 5 पर आ जाते हैं तो प्लस का 1 होता है। बिल्कुल 2 बार माइनस और 1 बार प्लस हो रहा है। अब बात करते हैं क्या इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। 1 से 4 पर अगर हम चलते हैं तो प्लस का 3 होगा, और 4 से 2 बार अगर हम चलते हैं तो प्लस का 2 होगा, और 2 से 8 पर अगर हम चलते हैं तो प्लस का 4 होगा। जी हाँ, इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है, तो इसको भी हम मिलाते हैं। ये जो ऑप्शन है इसमें है 2 से 1.5 पर जा रहा है, तो 2 से 1.5 पर गया मतलब 0.5 कम हुआ, और 1.5 से अगर इधर आया तो भी 0.5 क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ। और बात करें अगर 2 से 2.5 की, तो यहाँ पर भी प्लस हुआ है कितना 0.5। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एक जैसे हैं, तो अलग कौन सा हो गया हमारा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने। यदि ए बी और के यदि ए बी और के का भाई है, बनाते हैं हम। ए जो है क्या है दोस्तों, भाई है, मतलब ये हो जाएगा प्लस किसका किसका है, बी का और के का। अगला है, अगला दिया है डी बी की माता है। बी की माता को बताया गया है कि वो डी है, डी माता है, मतलब यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा सकते हैं। और ई ए का पिता है, ए के पिता दिए गए हैं, ये हो गए पिता। तो चूंकि दोस्तों ए बी और के, ए जो है बी और के का भाई है, और इनके माता पिता, इनकी माता और इनके पिता सेम है, मतलब है, तो ये जो दोनों आपस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, पति पत्नी। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ओके, हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। हमें बताना है कि निश्चित रूप से सत्य कौन सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है बी के का भाई है। तो बिल्कुल हम कह नहीं सकते हैं कि बी के का भाई है या बहन है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जेंडर नहीं पता। बी का जेंडर हमें पता नहीं है कि प्लस है या माइनस, तो हम निश्चित रूप से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भाई या बहन दोनों में से कोई एक होगा जरूर। अगला दिया है ए के का पिता है। तो दोस्तों ए के का पिता नहीं है, ये तो है कौन, भाई है। तो ये वाला ऑप्शन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दो ऑप्शन और है हमारे पास, इनको भी मिलाते हैं। ए डी का पुत्र है। जी हाँ दोस्तों, तो ए डी का पुत्र है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए किसकी, ए इसकी भी माता है, और डी ई की पत्नी है। बिल्कुल डी जो है ई की पत्नी है, ये दोनों ऑप्शन तो सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, पूछा गया है कि निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो बी वाला आंसर सही आएगा। अगर ऐसे प्रश्नों में हम प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो भी हमारा एक नंबर गलत हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला दिया है अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने ए डी जी, और अगला है हमारे सामने एम पी टी, अगला है के एन क्यू, और अगला है ई एच के। तो दोस्तों आपको अल्फा न्यूमेरिक में इनके नंबर्स अगर पता हो तो बहुत ही सवाल और सरल हो जाता है, क्योंकि एक का नंबर होता है 1, और अगला होता है 4, और जी का होता है 7। अगर ऐसे नहीं भी पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। ए से ए कितना ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 3। गिन के निकालना पड़ेगा, उसमें समय ज्यादा लगता है। जैसे कि ए से हम डी पर चलेंगे तो गिनेंगे, ए के बाद आता है बी सी डी, मतलब 3 नंबर हम आगे बढ़े।
इस प्रकार से यहाँ पर भी +3 का फॉलो हो रहा है। बात करें MTP की, तो M का नंबर होता है 13, ये हो जाता है 16 और ये हो जाता है 20। तो दोस्तों M से P की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो प्लस होता है 3, और P से T की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस होता है 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों प्लस प्लस 3 हुए हैं, और यहाँ पर दोनों एक +3 हुआ है, दूसरा +4 हुआ है। जब तक हम दो और ऑप्शन नहीं मिलाते पता नहीं है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो K का जो नंबर होता है वो होता है दोस्तों 11, अगला ये N जो होता है इसका होता है 14, और Q जो होता है इसका होता है कितना 17। तो बात करें 11 से 14 की तरफ चलते हैं तो भी +3 होता है, और 14 से 17 की तरफ चलते हैं तो भी प्लस का 3 होता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे +3 वाले दो ऑप्शन हो चुके हैं, लास्ट वाला और है, इसको और मिला ही लेते हैं। ई का होता है 5। वैसे तो यहाँ से पता चल चुका है कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए इसको और मिला ही लेते हैं। इसका होता है 5, इसका होता है 8, और के का होता है 11। जी हाँ, तो यहाँ पे देखो आप प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला वाला प्रश्न दिया है हमको, दिए गए दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों को क्रमित युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है, और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको पहला जो कथन दिया हुआ है, ये कथन है, अगर मैं अपना गृह कार्य समय पर करता हूं तो मेरा इलाज किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम गृह कार्य करेंगे तो हमारा इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो कथन दिए गए हैं इन्हें पढ़ते हैं। मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया, मैंने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया, मेरा इलाज किया गया था और मेरा इलाज नहीं किया गया था। तो इनको हमें आंसर से मिलाना होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है ए और सी। तो ए बता रहा है कि मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया और मेरा इलाज किया गया। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि ऊपर वाले कथन में दिया गया है, निष्कर्ष बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, तो यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बी और सी में क्या दिया गया है। मैंने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया, मेरा इलाज किया गया था, ऐसा हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, अगला दिया है डी और ए। तो मेरा इलाज नहीं किया गया था, मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया, तो ऐसा भी हमको नहीं बताया गया है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सी डी। ठीक है दोस्तों, तो सी डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें यही आ रहा है मेरा इलाज नहीं किया गया था। तो बिल्कुल हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों को क्रमिक रूप से कथनों को क्रमिक दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों को क्रमिक युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है, और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। यदि आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। ओके, तो पहला ए वाला कथन दिया है हमको, आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। बी वाला दिया है आप विदेश में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। सी वाला दिया है आपको विश्वविद्यालय में के बारे में शोध करना होगा, और डी वाला दिया है आप विश्वविद्यालय के बारे में शोध नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि ए और सी क्या कहता है। तो आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। बिल्कुल ऊपर वाला ही प्रश्न यहाँ पर रिपीट, समझ लीजिए कि बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया है, तो इसका यही आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल ऐसा ही एक और प्रश्न आया है, तो इसमें हम सीधे ही कथन पढ़ लेते हैं। जगह या तो एक रिसोर्ट है या एक स्पा, मतलब दोनों में से कोई एक है, ऐसा हमको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला मिलाते हैं ए सी के हिसाब से। तो ए वाला है जगह एक रिसोर्ट है, और सी है जगह एक स्पा है। दोस्तों दोनों नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। इसमें ऐसा आना चाहिए कि या तो एक रिसोर्ट है तो दूसरा स्पा नहीं है, या फिर
एक रिसोर्ट नहीं है तो एक स्पा है। इस प्रकार का आंसर जो आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं डी ए। तो डी वाला दिया है जगह स्पा नहीं है और जगह एक रिसोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो पहला पद है हमारा यहाँ पर ये वाला, और अब हमको निकालना है सेकंड में कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये थोड़ा बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है आपके लिए। तो दोस्तों ए से अगर हम सी की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस का 2 होगा, और वाई से अगर डब्ल्यू की तरफ बढ़ते हैं तो ये घटते क्रम में जा रहा है तो माइनस का 2 होगा, और डब्ल्यू से यू की तरफ बढ़ते हैं तब भी माइनस का 2 होगा, और सी से ई की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस का 2 होगा। इसी प्रकार सी में अगर हम सी से प्लस 2 करेंगे तो ई आएगा, टी से अगर माइनस 2 करेंगे तो आर आएगा, और यहाँ पर आई से -2 करेंगे तो जी आएगा, और एफ से प्लस का 2 करेंगे तो एच आएगा। हमारा आंसर सही होगा ई आर जी एच। मिलाते हैं, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला हमारा आंसर सही है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों से संबंधित ज्ञात शब्द ज्ञात करो। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि फल का एक प्रकार दिया है, फल का एक प्रकार दिया है सेब। तो इसी प्रकार से हमको प्रकार निकालना है चारों ऑप्शन में किसका ऑप्शन प्रकार में है। ओके, तो भोजन दिया है हमको और उसी का एक प्रकार बनता है दोपहर का भोजन। ठीक है दोस्तों, भोजन का ही प्रकार है कौन सा, दोपहर का भोजन। अंगूर और शराब, दोस्तों शराब जो है अंगूर से बनती है लेकिन ये इसका प्रकार नहीं है तो ये नहीं होगा। कलम नोक, कलम जो होती है उस पर नोक होती है लेकिन ये इसका प्रकार नहीं है। और यहाँ पर अगला है हिमपात और बर्फ, ये भी इसका प्रकार नहीं है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा ए वाला। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा दिख कम रहा था इसलिए हमने पहले उसको बड़े अक्षरों में लिखा है। सरल कीजिए 829 प्लस, और ये इस प्रकार से दिया है तो इसमें जो नियम फॉलो होता है आपको पता होगा, बोर्ड मास का फॉलो होता है। ओके, बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो। बी से मतलब हो जाता है ब्रैकेट, और ओ से मतलब कि ओ, हिंदी में बात करूँ तो ओ का मतलब होता है का। जी हाँ, ओ का मतलब होता है कहा, और इसको हम गुणे के रूप में हल करते हैं। जो आगे मल्टीप्लिकेशन आता है वह अलग है और यह अलग है, पहले इसको हल किया जाता है। उसके बाद डी हो जाएगा आपका डिवीजन, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से हो जाएगा आपका एडिशन मतलब प्लस, और ए से हो जाएगा आपका माइनस। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ओके, तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक हल होता है तो सबसे अंदर वाला कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 42 भागित 14, तो ये जो कटेगा 14 का पाड़ा बोलते हैं, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42 में हो जाता है। तो यहाँ पर आता है 3, कोष्टक से बाहर निकलते हैं तो 4 से इसका इंटू करते हैं, 4 3 12। ओके फ्रेंड्स, 12 और 10 हो जाएंगे आपके 22, 22 और 22 को हम कम करेंगे किस में से, 30 में से। तो 22 में से अगर हम 30 को कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, और ये 8 हम जोड़ेंगे किस में, 829 में। तो 829 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 837 आंसर आएगा। इसी प्रकार से फास्ट आंसर करने के लिए हम प्रश्न पर ही कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है बिल्कुल उसी प्रकार का, सरल कीजिए, यही प्रश्न है आपके सामने। तो इसमें भी बिल्कुल वही बोर्ड मास का नियम फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की बात करते हैं इसमें। तो ये ब्रैकेट दिया है, आप देख रहे होंगे ये वाला 63 भागित 7। तो इसमें जो है सबसे पहले भाग हल होगा, तो इसको हम करते हैं 7 से 63, तो ये आएगा 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। आप इंटू करेंगे तो जोड़ते हैं अगर हम इनको तो 18 और 52 ये हो जाएंगे आपके 70, इधर हो जाएंगे 76, और ये ब्रैकेट भी अब खुल चुका है तो हम ले लेते हैं 78, और ये हो जाएगा आपका 950। ओके, जोड़ते हैं इन तीन, यहाँ से कोष्टक लगा हुआ है,
इन तीनों को जोड़ते हैं, देखें कितना आता है। तो 6 और 8 हो जाएंगे आपके 14 के 4, हासिल का लगेगा 1, 21 और 1 22, 224 माइनस 950 में से माइनस करना है 224। तो ये हो जाएगा आपका इधर 26 और 9 में से 2 गए तो 726। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 726। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम आगे। ये इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अगर आता है तो बहुत लंबा टाइम आपका लेगा। मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप इसको हल जरूर करें, लेकिन प्रयास करें, या तो अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो करें, या फिर सबसे लास्ट में करें, क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न के को हम हल करते हैं तो हमारे सबसे सरल सरल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये भी बोर्ड मास के नियम से ही हल होगा। यहाँ पर पहला वाला जो है ये है आपका क्वेश्चन, इसको मैंने आपके समय को बचाने के लिए पहले ही कुछ टर्म से मैं हल किया है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर ऑफ है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक और उसके अंदर का ऑफ, तो इसको हमने हल किया तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू, इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो आएगा 591.03। ठीक है, इसको हल करने के बाद हम कर सकते हैं क्या, भाग। तो इसका हमने भाग किया तो आंसर आया 1.57, और इसमें से ये माइनस करना है। तो ये दोनों प्लस करके इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने आएगा 556। अब इससे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर भाग हो जाएगा पहले और उसके बाद में होगा इंटू। तो इसका इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.05, और इसका अगर हम इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 571.13, और इसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, जब हमने इनको जोड़ा तो ये टोटल आया 1132.50। अब सिर्फ एक कोष्टक बचा है, लेकिन इसमें सबसे मेन बात है यहाँ पर ऑफ है। क्या है दोस्तों, ऑफ है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका इंटू करेंगे तो आएगा 400.97, और इसके बाद हम करेंगे भाग तो ये आएगा 0.8। अब जो है ये इस प्रकार से 0.49 एड में आ गया है, और इधर से ये एड में आ गया है। तो हमने इनको प्लस प्लस वाला को जोड़ा, इसको 0.8 को और 1132.58 को, तो टोटल प्लस प्लस वाले बनते हैं 1133.87, और माइनस वाला बन जाता है ये वाला 400.97। इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा आएगा पॉइंट का 9237। जी हाँ दोस्तों, 732.9 हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमको दिया है, जो कि कितना है 620 है। हमको पता लगाना है लड़के और लड़कियां कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसे सवाल बहुत सरल हो जाते हैं, जहाँ पर अनुपात दिया होता है तो ऐसे सवालों में कुल संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले कुल को अनुपात के योग से भाग देते हैं। तो 17 प्लस 14 दोनों मिलाएंगे तो हो जाएंगे 31। तो 620 में हम 31 का अगर भाग देते हैं तो ये जाता है 31 दूना ही 62 होते हैं, तो ये हो जाएगा 20, मतलब कि 20 बार जा रहा है। इस 20 का इंटू अगर हम अपने अनुपात में करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी। तो 17 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 340, और अगला जो है 14 इंटू 20 तो ये हो जाएगा आपका 280। आपका पहला वाला आंसर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला सही है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:2 है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है। दोस्तों मिश्रण वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, केवल इनका कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो हम आसानी से कर पाते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं कि नॉर्मल जो अवस्था है उसमें 4:2 में कौन है दोस्तों, यहाँ पर तो है मिल्क और यहाँ पर है वाटर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें 8 लीटर वाटर मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर मिल्क के साथ कुछ नहीं किया, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगला अनुपात जो हो जाता है हमारा 5:3। तो दोस्तों हमने मिल्क के साथ कुछ नहीं किया, तो इसके अनुपात को सेम करने के लिए आपस में इनका गुणा करते हैं। ओके, तो हमारा जो नया अनुपात बनता है वो बनता है यहाँ पर मिल्क का दोनों का हो जाएगा 4 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 20,
और अगला वाला हो जाएगा 5 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 20:10, और ये हो जाएगा 4 या 12। ओके, तो यहाँ पे हमने मिल्क को की क्वांटिटी को बराबर इसलिए किया है क्योंकि हम 8 लीटर जो मिला रहे हैं उसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मिल्क मिल्क जो सेम हो गया है, तो वाटर यहाँ पर निकल के आ रहा है सिर्फ 2 लीटर। तो ये जो 8 लीटर जो हमने मिलाया, ये अनुपात में किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो इससे हम निकालते हैं, इसको हल करते हैं तो आता है 4। अब इस 4 का इंटू हम करेंगे जो हम पहला अनुपात दिया था उसमें, 4:3। ठीक है फ्रेंड्स। 4:3 है ना, 20 चौक 80। जो हमने बदला है इसमें हम इसका गुणा करेंगे, 20 चौक 80। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो दूध है, मिल्क है, वो कितना है? 80 है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे सामने, संपीड़ित ताजे पानी मतलब कि फ्रेश वाटर के 40 लीटर मिश्रण में 10% का पानी होता है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण 25% हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो मिश्रण होता है वो होता तो 100% ही है, मतलब कि यहाँ पर जो 40 लीटर है वो किसके बराबर है? 100% के। ओके, तो इसमें से अगर हम दो पार्ट बनाए तो एक तो है फ्रेश वाटर और एक है वाटर। ठीक है, तो जो वाटर है वो है कितना? 10%। अगर बात करूँ 40 लीटर में, तो 40 का 10% हो जाएगा 4 लीटर। और यहाँ पर बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 36 लीटर। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण 25% का हो जाए। दोस्तों अगर नया मिश्रण 25 का होता है, तो नए मिश्रण में पानी अगर 25 होता है, तो फ्रेश वाटर जो है ये कितना रहेगा? 75। और वाटर जो है वो हो जाएगा 25। तो हमें ये जो 36 लीटर है इसका मान तो बदलेगा नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 75% के बराबर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 25। तो इस प्रकार से हम करते हैं, तो 25 या 75 होता है, और इस 3 का इंटू अगर हम करें, 36 में अगर 3 का भाग लगाएं तो आएगा 12। क्या आएगा दोस्तों? 12 लीटर। तो दोस्तों 12 लीटर जो पानी है वो तो टोटल हो चुका है, टोटल 25%, 12 लीटर पानी है, लेकिन ऑलरेडी 4 लीटर पानी पहले से था, तो इसको हमको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा हमारा 8 लीटर। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, तीन संख्याओं का औसत 24 है, पहली दो संख्याएं 24 और 34 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि जब हम तीन संख्याओं की बात करें और औसत दिया हो, तो सबसे पहले निकाला जाता है इनका योग। तो ये जो होता है औसत इंटू संख्याओं के बराबर होता है। तो 24 इंटू 3 करेंगे तो तीनों संख्याओं का योग आता है हमारे सामने 72। पहली दो संख्याएं अगर हमारे सामने दी हैं और टोटल योग मिला है, तो तीसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम करेंगे 72 में से क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों के योग को घटा देंगे, है ना, इन दोनों के योग को घटा देंगे। तो बात करते हैं 72 माइनस, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 65। ओके, 56। 72 में से 56 जाएंगे तो आएगा हमारे सामने 16। क्या आएगा दोस्तों? 16। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है। तो दोस्तों बात करें हम क्रमागत सम संख्याओं की, तो कॉन्सेप्ट तो कुछ इस प्रकार बनेगा। पहली संख्या अगर हम x मान लें, तो अगली जो बनेगी वो x+2 होगी, अगली जो होगी वो x+4 होगी, और अगली जो होगी वो x+6, और अगली जो होगी वो x+8। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं बात करूं कि इससे क्या होता है। तो इसमें जो औसत होता है ना दोस्तों, वो होता है इसका बीच वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? बीच वाला पॉइंट। तो x+4 जो है आपका, ये हो जाता है 8। अब अगर इससे हम बात करें तो ये वाला जो आएगा 6 और ये वाला जो आएगा 4। हमें निकालनी है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, तो ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 4। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक कक्षा में 55 छात्रों की औसत लंबाई, एक कक्षा में 55
छात्रों की औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर है, यदि 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 सेंटीमीटर है, इन्होंने कक्षा छोड़ दी। क्या किया दोस्तों? 10 छात्र चले गए और इनकी जगह 150 सेंटीमीटर औसत लंबाई वाले 15 नए छात्र कक्षा में शामिल हुए। क्या हुए दोस्तों? कक्षा में शामिल हुए। तो कक्षा के छात्रों की नई औसत लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें, 55 जो छात्र हैं, इनकी औसत लंबाई दी है हमको 140, तो इससे टोटल जो सभी छात्रों की औसत लंबाई होगी वो निकल जाएगी। तो इसका इंटू अगर हम करेंगे तो हमारे सामने आएगा 7700। क्या आएगा दोस्तों? 7700। ओके। और अगर हम बात करें जो जाने वाले हैं, जो कक्षा को छोड़कर जा रहे हैं, इन बच्चों की, तो 10 छात्रों जिनकी औसत लंबाई 130 दी है, तो ये हो जाएगी टोटल 1300। ये लोग जा रहे हैं ना, याद रखना है कि ये लोग जा रहे हैं। और आने वाले जो हैं वो है 15 छात्र और इनकी औसत लंबाई हमको दी है 150। ओके फ्रेंड्स, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो 15 का वर्ग होता है 225 और एक जीरो। तो बात करें यहाँ पर तो छात्रों की, तो 55 में से 10 जाएंगे 45 और 15 आ जाएंगे, तो टोटल छात्र हमारे पास हो जाएंगे कितने? 60। और अगर इसकी बात करें तो 7,700 में से 1300 तो कम हो जाएंगे और इसमें जुड़ जाएंगे कितने? 2250। अगर इसको हम कल हल करेंगे तो यहाँ पर 00 और 7 में से 3 जाएंगे 4, 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेंगे ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ओके। और आगे बात करें 2250, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 056 8 8650 जो है, अब वर्तमान में इनकी नई औसत लंबाई, जो कि जितने भी छात्र हैं कक्षा में उन सभी की औसत लंबाई आ गई। और छात्र कितने हैं हमारे पास? 60। तो हमें निकालनी है इनकी औसत लंबाई। ये क्या है? ये तो है सभी की, जितने भी छात्र हैं उन सभी की कुल लंबाई। तो औसत निकालने के लिए कुल बटे संख्या का भाग देते हैं। तो हम करेंगे तो ये आएगा हमारे सामने 6 से 6 कम 6 बचेगा 2, 26 हो जाएंगे, 6 चौक 24, 2 बचेंगे वापिस 144। और 144 के पॉइंट में कुछ आ रहा है, ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है 140, दूसरा है 148, अगला है 153 और अगला लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा 144। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, 3 लड़कियों PQR का औसत वजन 92 किलोग्राम है। एक अन्य लड़की एस के इस समूह में शामिल होने से अब औसत वजन 88 किलोग्राम हो जाता है। एक और लड़की इसमें आ जाती है तो 88 किलोग्राम हो जाता है। यदि अन्य लड़की टी, जिसका वजन एस से 3 किलोग्राम अधिक है, क्यू की जगह आ जाती है, मतलब कि क्यू जो है ये तो चली जाएगी और टी जो है ये आ जाएगी। ठीक है। तो PRST का औसतन वजन 87 किलोग्राम हो जाता है। तो लास्ट में प्रश्न में निकालना है कि क्यू जो चली गई है उसका वजन कितना है। ओके। तो हम सबसे पहले बात करें कि PQR का औसत वजन हमको दिया है, तो इनका टोटल वजन निकालते हैं। PQR का टोटल वजन हो जाएगा दोस्तों 92 इंटू 3, है ना। यहाँ पे दिया है 3 लड़कियों, PQR का औसत वजन 92 है, तो इसका टोटल वजन निकालेंगे हम, तो 92 इंटू 3 होगा आपका 276। अब बात करते हैं कि एस के अन्य लड़की एस इस समूह में शामिल होने से वजन 88 किलोग्राम हो जाता है। तो इसमें हम किसको और मिला देते हैं? PQ प्लस R, और इसमें एक और आ जाती है कौन? एस। तब हमारा औसत वजन जो हो जाता है वो हो जाता है 88 और टोटल जो मेंबर है वो है 4। तो हमारा कुल वजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 352। ओके। अब हम बात करें यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं किसका वजन? एस का वजन, क्योंकि PQR का वजन हमारे पास है और यहाँ पर अगर हम PQR का मान रख दें तो इसका वजन आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें से इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो हम करते हैं, एस बराबर 352 माइनस 276, घटाने पर मिलेगा हमको कितना? 76। एस का मान हमारे पास आ गया दोस्तों। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, टी का दिया है हमारे सामने कि टी जिसका वजन एस से 3 किलोग्राम अधिक है, क्यू की जगह आती है।
ठीक है, तो एस से 3 किलोग्राम अधिक मतलब कि 79 हो जाएगा। ये कहाँ पर आ जाती हैं, क्यू की जगह आती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि नया जो औसत बनेगा पी क्यू एस टी, तो इनका नया जो औसत बनता है इसको निकालते हैं कि इससे टोटल वजन कितना आता है। ओके, तो P प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी बराबर हो जाएगा 87 इंटू 87 इंटू हो जाएगा आपका 4, तो ये आएगा हमारे सामने 348। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि P प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका जो टोटल वजन आया हमारे सामने वो कितना आया 348। अब P और R का तो पता नहीं, लेकिन S और T का मान हमारे सामने है। तो S का हो जाता है 76 और इसका T का हो जाता है 79, तो मैं दोनों का जोड़ के ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 155 बराबर, और इधर 348। अब इधर जो है P है और R है, तो P और R 155 348 में से जाएंगे, तो P प्लस R का मान आएगा हमारे सामने 193। कितना आएगा दोस्तों, 193। अब हम बात करें कि जो P प्लस क्यू प्लस आर है, यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर जो है इनका टोटल वजन मिला था हमको 276, और यहाँ पर P प्लस आर है इसका जो वजन है वो है 193। तो इसमें अगर हम पहले वाले में से 276 में से 193 को घटाएंगे तो हमारे सामने Q का मान आ जाएगा जो हमको ज्ञात करना है। तो ये होगा 276 माइनस 193 बराबर, घटाने पर हमको मिलेगा 83 किलोग्राम। कितना मिलेगा दोस्तों, 83 किलोग्राम। ये हो जाता है आपका यहाँ पर क्यू का वजन कितना हो जाएगा 83 किलोग्राम। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरल कीजिए। प्रश्न है आपके सामने 60 इंटू 3 और 40 इंटू 4, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 160। इनको अगर घटाएंगे तो हमारे सामने आएगा 20, और यही इसका सही आंसर है। बिल्कुल लेवल जो देखा जाए प्रश्नों का, तो टफ लेवल के प्रश्न भी आते हैं, तो सरल से सरल प्रश्न भी इन्हीं में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 41 रुपये की एक राशि 50 व्यक्तियों के मध्य बांटी जाती है, तो पुरुषों को 50 पैसा और महिलाओं को 65 पैसा मिलता है। हमें निकालनी है पुरुषों की संख्या। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि पुरुष जो है इनकी संख्या है x। किसकी मान रहे हैं हम, पुरुषों की। क्यों मान रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हमसे पूछी ही पुरुषों की है, तो हम x से अगर करेंगे तो ये जो है आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर महिला की हम मान लेते हैं y। ओके, तो यहाँ पर टोटल ये लोग कितने हैं, 50 व्यक्ति, मतलब कि पहली समीकरण हमारी बनेगी x प्लस वाई बराबर 50। ये टोटल लोग कितने हैं, 50 हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें x का मान निकाल लें तो 50 माइनस वाई, ये जो है पहली समीकरण, इसको बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे पुरुषों को मिलता है 90 पैसा और महिलाओं को मिलता है 65 पैसा। तो आप देखेंगे कि पुरुष को माना है हमने एक्स, अगर इसमें हम 90 का इंटू करें, 90 एक्स माइनस 65 वाई, तो ये जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 41 रुपये के। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने पैसे बांटे हैं, तो 41 रुपये जो है ये पैसे में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4100, है ना। तो यहाँ पर जो अगली समीकरण बनेगी हमारी, ये हो जाएगी 4100। यहाँ से x का मान हम यहाँ पर रखते हैं 90 माइनस 50 माइनस वाई माइनस 65 वाई बराबर 4100। ओके, तो यहाँ पर आएगा 4500 माइनस 90 वाई 90 वाई, और ये आ जाएगा आपका कितना, 65 वाई। ओके फ्रेंड्स, अब आगे की बात करें, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो चुकी है।